लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज का जो शीर्षक है वह है संघ लोक सेवा आयोग। हम इसमें संघ लोक सेवा आयोग के उद्देश्य, इसकी संरचना, इसके कार्य और महत्व इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हम सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग की क्या आवश्यकता है और इसके उद्देश्य, इसके कार्य क्या है, इसके बारे में एक संक्षेप में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें कि संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, इसके गठन की क्या आवश्यकता हुई। देखिए, किसी भी लोकतंत्र जो है उसका केवल इस आधार पर लोकतंत्र से घोषित नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर जनता अपने सच्चे प्रतिनिधियों का चयन करती है, अर्थात एक निष्पक्ष चुनाव होता है और उनके सच्चे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। केवल यही लोकतंत्र का आधार नहीं होता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जो लोक सेवाएं हैं उसमें भी जो उम्मीदवार हैं उनके चयन की क्या व्यवस्था है, क्या निष्पक्षता के आधार पर उनका चयन किया जाता है, क्या केवल योग्यतम उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है, योग्यता के क्या आधार हैं, यह सब जो प्रक्रिया है वो कितनी निष्पक्ष है और सबके लिए समान है, सबको समान अवसर मिल रहा है या नहीं चयनित होने का, यह सब बातें भी लोकतंत्र के निर्धारक मानक हैं। इसीलिए हम यह देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवकों के नियुक्त किए जाने के क्या तरीके हैं और इस दृष्टि से ही उसे एक सच्चा लोकतंत्र कहा जा सकता है कि यदि हम उनके जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो लोक सेवक हैं उनके चयन का आधार और जो तौर तरीका है वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए और बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के लोक सेवकों का चयन होना जरूरी है, नहीं तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। देखिए, लोक सेवक भी संप्रभु शासन के अंग होते हैं, अर्थात वे भी सरकार के फैसलों में शामिल होते हैं और सरकार के निर्णयों को लागू करने के वे आदेश जारी करते हैं। इस प्रकार से वो शासन व्यवस्था के अभिन्न अंग है। सत्ता में जो है एक लोक सेवक को भी शासन सत्ता प्राप्त होती है। शासन सत्ता से तात्पर्य है कि वह भी सरकार के निर्णयों को लेने में भागीदार होता है और उन निर्णयों को क्रियान्वित करवाने का अधिकार उसके पास होता है। एक प्रकार से जो शासन सत्ता है उसमें भी लोक सेवकों की भागीदारी होती है। तो जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोक सेवकों की जो नियुक्तियां हैं वह भी कैसे होने चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, अर्थात सबको समान अवसर मिले और चयन का आधार निष्पक्ष होना चाहिए, तौर तरीके निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा सोचिए कि यह जो चयन की प्रक्रिया है, लोक सेवकों के चयन की प्रक्रिया यानी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया यदि हम राजनीतिक कार्यपालिका को सौंप दें तो निश्चित रूप में लूट खसोट प्रणाली या संरक्षक प्रकार के नौकरशाही का विकास होगा और इसकी वजह से जो योग्यतम है उसके चयन की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि नौकरशाही जो है वो विशेषज्ञों का समूह हो और स्थायी रूप से यह कार्य करे, कार्यकुशल हो, तटस्थ और निष्पक्ष हो, तो यह इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोक सेवकों की नियुक्ति करने के लिए एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करें जो स्वयं में स्वायत्त है, स्वतंत्र है, उस पर राजनीतिक कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। वो अपने तरीके से जो है चयन के आधार को निर्धारित करे, चयन की प्रक्रिया का संचालन करे और योग्यतम उम्मीदवार का चयन करे। तो इसीलिए लोक सेवाओं का जो है यदि लोक सेवाओं का विकास योग्यता आधारित नहीं होगा तो आप जरा सोचें कि राजनीतिक कार्यपालिका भले ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जा रही है,
लेकिन अगर लोक सेवक जो हैं वो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं चुने जाएंगे तो पूरी शासन व्यवस्था जो है अयोग्य और धूर्त लोगों से भर जाएगी और सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस कारण राजनीतिक कार्यपालिका के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए और एक स्वायत्त, स्वतंत्र और सक्षम प्रशासनिक संस्था की आवश्यकता होती है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इसके लिए क्या किया कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अगर ऐसा न होता, राजनीतिक कार्यपालिका ही नियुक्तियां करती, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य ये लोग अगर अपने अपने मंत्रालयों में अधिकारियों को नियुक्त करते तो निश्चित रूप में देश में संरक्षक और लूट खसोट प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही का विकास होता और निश्चित रूप में उसे हम योग्यतम नौकरशाही नहीं कहते और योग्यतम नौकरशाही के अभाव में प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती, फेल हो जाती। तो ये सारी बातें जो हैं यह बताती हैं कि एक लोक सेवा आयोग का होना आवश्यक है जो निष्पक्ष हो, राजनीतिक जो प्रभाव है उससे मुक्त हो और केवल तकनीकी और शैक्षणिक और पद संबंधी जो अन्य योग्यताएं हैं उसको ध्यान में रखकर ही वह नियुक्तियां करे, वह चयन का कार्य करे। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल नियुक्तियां करना है बल्कि लोक सेवकों के पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी संरचना के बारे में हम संक्षेप में जानें कि आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष का होता है और इनमें से जो पहले हो जाए, यानी यदि नियुक्ति तिथि के पश्चात 6 वर्ष 65 वर्ष आयु प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो उनका कार्यकाल समाप्त माना जाता है और भले ही 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा न हो और आयु 65 वर्ष की हो गई है तो ये पद से मुक्त कर दिए जाते हैं, यानी इन्हें पद से हटा दिया जाता है, यानी ये रिटायर हो जाते हैं। तो दोनों ही बातें हैं और कुल सदस्य संख्या जैसे मैंने कहा 10 होते हैं। 10 में से आधे जो सदस्य होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो पूर्व में वह अथवा राज्य अथवा केंद्र सरकार की सेवाओं में उनका कार्य का अनुभव होना चाहिए और जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सदस्यों को पद से हटाने का एक ही आधार होता है, वह है दुराचार का आधार। अब दुराचार की श्रेणी में क्या क्या बातें आती हैं? दुराचार की श्रेणी में पहली बात ये आती है कि यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के पश्चात दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं रह जाता, या फिर उसने ऐसा कोई कार्य किया जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो आता है, तो राष्ट्रपति जो है ऐसे मामलों को अनुच्छेद 147 के 145 के अनुसार एक प्रक्रिया के अनुसार जो है राष्ट्रपति जांच करवाते हैं कि क्या वास्तव में उसके प्रति दुराचार का मामला बनता है। तो यदि दुराचार का मामला बनता है तो फिर ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिए जाते हैं और तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय होता है उस अनुसार राष्ट्रपति उसे पद से विमुक्त करते हैं। पर जब यह प्रक्रिया दुराचार की प्रारंभ हो जाती है और मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऐसे इस वक्त उस व्यक्ति को पद से निलंबित रखा जाता है, अर्थात वह पद संबंधी कर्तव्य दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है। साथ ही साथ एक और मामला है जिसको दुराचार की श्रेणी में डाला जाता है, वह यह है कि यदि आपने राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी भी संविदा में ऐसा आप कोई लिप्त पाए जाते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी जिसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ हो रहा है, ऐसे किसी संविदा का यदि आप हिस्सा बनते हैं तो
यह भी दुराचार की श्रेणी में है। या आप अपने पद पर कार्य करते हुए आपने ऐसा कोई पद और धारण कर लिया जो लाभ का पद माना जाता है, तो यह भी दुराचार की श्रेणी में। कुल मिलाकर सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार के अन्य लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ सरकार के किसी भी कार्य में जिसमें उनको कोई वित्तीय लाभ है या किसी हित उनके पूरे होते हैं उसमें वो लिप्त नहीं पाए जाने चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि इनको निष्पक्ष रखा जाता है। ये निष्पक्ष इनको बनाए रखने में सुविधा होती है। अन्यथा यदि हम यह सब अनुमति प्रदान कर दें कि वह सरकार की किसी संविदा में शामिल हो सकते हैं या कोई दूसरे पद धारण करके और जो है लाभ ले सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यपालिका इनको प्रभावित कर लेगी। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा प्रलोभित न किए जा सके। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत के संविधान 315 से लेकर और 323 में संघ लोक सेवा आयोग के उसकी रचना, उसकी शक्तियों, कार्यों और संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित किए गए हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं एक एक आर्टिकल के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आयोग के कार्य बहुत ही संक्षेप में जानने का प्रयास करें तो संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधी सभी मामलों में आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आयोग के निम्न कार्य हैं: संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करना, साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती करना, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा समय समय पर उनमें संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देना या संबंधित मंत्रालय को परामर्श देना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। ये संक्षेप में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, परंतु हम आने वाले वीडियोज़ में हम अनुच्छेद 315 से लेकर और 323 तक जितने भी प्रावधान हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके कार्यों को भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो है सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, परीक्षा के तौर तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने आपको आज इस वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक परिचय दिया है और आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से इसके विभिन्न जो आयाम हैं, पहलू हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।